आगे एग्जॉस्ट के बारे में। ठीक है। है ना। तो इसमें पढ़ाया जाएगा। चलो। है? ऐसा क्या? हाँ मिला था। चलो। दिखाओ तो कहाँ थे। अरे कहाँ था रे? बेसिक्स में। देखो इधर। मोटा मोटा लिखो। हमने दो पढ़ा है ना, RLVP और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा। बढ़िया से तीसरा अच्छा से थोड़ा लिखो। ठीक है। डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है टेस्ट में कल। 25 क्वेश्चन आने वाला था ना। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे ओनली थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है। बाकी बचा। बाकी बच्चा हुआ कितना? 5। ये 5 में सारे चैप्टर से एक एक सवाल रहेंगे। अच्छा। तो इसमें थोड़ा, तुम्हें अब इसमें क्या है, तुमको थोड़ा दुख भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है। जो अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं चालू किया था उसको बहुत सुख हो रहा होगा। है ना। आज जिसने पूरा सीरियसली मोल से चालू किया होगा उसको दुख हो रहा होगा। तो देखो, जब दुख और सुख दोनों साथ में हो, समझो कि जीवन बहुत एडवेंचरस है। ठीक है। तो अब इसका रीजन क्या है, रीजन जानने की कोई जरूरत है नहीं, हमने कुछ सोचा उसके हिसाब से हमने सोचा ये ऐसा कर दो। मेन हमारा उद्देश्य था ये सप्ताह तुमको पूरा रिवीजन कराना। जो कि जिसने कुछ सीरियसली लिया उसने कुछ तो कर लिया है ना। अब नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्मो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो ये 5 क्वेश्चन छोड़ ही दो, 20 करो, 80 नंबर आ गया, 70 से एंजॉय करो जिंदगी। लेकिन इसके जो 5 क्वेश्चन है ना वो बहुत इसके जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत आसान आएंगे। जिसने सिर्फ कॉपी उलट लेगा वो भी बना देगा। तो दोनों है, चाहो तो उलट करके 20 नंबर बुकिंग कर लो। अदरवाइज सिर्फ जो डिफिकल्ट रहेंगे ना वो सारे थर्मो में ही रहेंगे, 20 क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट वाले हैं, ऐसे करके। तो ये ट्विस्ट था। दूसरा ट्विस्ट नंबर 2। हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये था कि हम फिजिकल तुमको निपटाने वाले थे FTV बैच में। लेकिन कल मीटिंग के बाद प्लानिंग चेंज है। इस चैप्टर के बाद हम स्विच करेंगे। आएंगे सागर सर, और सागर सर तुमको इनऑर्गेनिक निपटाएंगे। हम उधर के बैच में, सुनो ना बाबू, हम उधर के बैच में, अरे रुको ना, जा। देखो, उधर के बैच में हम करेंगे फिजिकल। तो अगले आने वाले 1.5-2 महीने में, मतलब GT 6 तक सारे बैच के सिलेबस कॉमन हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है ना। फायदा तुमको उतना ही है। ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, या तो फिजिकल खत्म कर दो, या फिर फिजिकल थोड़ा छोड़ के थोड़ा इनऑर्गेनिक भी पढ़ लो। मामला तो सेम ही है, कोई ना इसमें नाफा नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। अब हाँ, उन लोगों को फायदा हो जाएगा, तुमको कोई फायदा नहीं है ना, तो तुमको कोई नुकसान है। उन लोगों को फायदा यह है कि उनका सिलेबस मेकअप हो जाएगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, तो सफलिंग के बाद उनको समस्या नहीं आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर मैं निपटा दूंगा अगले हफ्ते में। उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ना 1.5-2 महीना, फिर से 2 चैप्टर ही अपना बचा है, उसको 1 महीने में हम निपटा देंगे फरवरी में, है ना। तो जो 14 फरवरी टारगेट था वो टारगेट खत्म हो गया, अब नहीं होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 14 फरवरी के बाद हम नए रिश्ते फिर से लगा लाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ। ओके। ठीक है। चलो, तो अभी फिलहाल तो यही है, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। कितने लोगों का केमिकल बॉन्डिंग छूटा हुआ है? कहीं कहीं से इधर उधर से जो आए हो भटक करके, केमिकल बॉन्डिंग छूटा है। B2 वालों को लगता है छूटा है, B6 वालों को छूटा है। खाली B1 का हुआ है। अब बाकी आगे फिर से पढ़ाएंगे, और कैसा, फिर बोलना, फिर से पढ़ाइए सबसे अच्छा, है ना, शॉर्टकट में थोड़ा स्पीड करके, है ना। आओ, क्या हम पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन। तो सबसे पहले इसका प्रवचन समझना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, मोटा मोटा लिखो तो। फ्री फ्री
ओ फ्री फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, सुनो, सुनना ध्यान से। देखो भैया, हमने कल एक बात बोला था। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? सराउंडिंग के। तो उस टेम्परेचर पे बॉईल करना चालू कर देता है। डन, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है फिर। सुनो, पहली बात, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट में हम किसी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। मान लो यहां लिक्विड है, इसके टेम्परेचर को बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे ही जिस टेम्परेचर पे उस सराउंडिंग को टच किया ना, खोलना चालू कर देता है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट है तो बढ़ाना थोड़ी ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी पानी को ले जाके फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, जैसे ही जीरो पे पहुंचेगा फ्रीज होना चालू हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन फिर वही उठता है, सर कल की कक्षा में तो बोले थे कि जैसे ही सराउंडिंग के बराबर प्रेशर होगा तो फ्रिज ए बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा? यहां पे सराउंडिंग बराबर बोलेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना, दोनों में सेम चीज थोड़ी ना, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो यहां पे क्या ऐसा चीज होता है भाई? उसको समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत ग्राफ है। ये ग्राफ तुमको बनाने पड़ेंगे, और तो एक लंबा चौड़ा ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये ग्राफ से समझाएंगे इसको। तो आ जाओ, लिखो, ग्राफ बढ़िया से बनाओ तो मोटा, मोटा, कट, कट 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 कट। ठीक है। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर। आह, आह, है ना? हाँ कर रहा है, बिना मतलब है। हम्म। ये बोका जैसा मत करो। आए, इतना बनाओ तो, इतना बनाओ। ये बढ़िया से ड्रॉ करना। अगर तुम्हारे पास कंपास है ना, तो कंपास से और एकदम सॉलिड बनता है। लेकिन गोल नहीं करना है, यहां तक लाके छोड़ देना ऐसे करके। हाथ से ही करो ना, ऐसे कंपास से हो सकता खराब भी हो जाए, लेकिन देखो जैसे तुमको बुझाता हो वैसे करो। है ना? अगर चूड़ी हो ना, तो चूड़ी को फोड़ दो बीच से, और फिर ऐसे बनाओगे तो बढ़िया आर्क बनता है, चूड़ी को फोड़ करके। चूड़ी है तुम लोग के पास, कहां से होगा? तुम लोग के पास है? थोड़ा फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चूड़ा है। हाँ, चूड़ी नहीं, चूड़ा है। चूड़ा क्या होता है जानते हो? खाने वाला होता है। क्या उसको बोलते हैं? चिवड़ा? नहीं नहीं, ऐसा गलत बात है। पोहा बोलते हैं उसको। हम्म। चूहा? अच्छा, बढ़िया है। आई कौन सा डिश का नाम है? रशियन डिश है क्या? हैं? कौन बोल रहे थे? हाँ, वो लोग कर कर दिए हैं, क्या करें। ये शादी ऐसा है कि किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन हो रहा है। ऐसा है। बी4 वालों का काम ही यही है। बहुत तगड़ा ग्राफ है। क्या ये लेके आ गया है रे? ढक्कन से बनाना चल। अच्छा, उससे बढ़िया बना रहे, हाँ रे, अच्छा आइडिया, अच्छा था। पर धूमन यार दिमाग वाला आदमी है कि।
धीरे 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 धीरे, आराम आराम से करो, लेकिन आराम से करो। सुनो, हो गया। अरे अरे धीरे धीरे यार, जोर से कर रहा है। देखो, यहां पे लिखा है, समझाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा बताना तो, इसको नीचे हमने क्यों लिखा है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हो, पढ़ाए हैं? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या होता है? पहला लॉ, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था ना। ये बात सही है। अब सुनो, देखना, आ जाओ, आओ देखो। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। देखो इधर, इधर ध्यान से देखो। देखो, ये जो है, ये सॉल्वेंट है। अभी ध्यान से सुनो, अगर इसको खौलाना है, बॉयल करना है, तो इसके वेपर प्रेशर को किसके बराबर ले जाना पड़ेगा? सराउंडिंग। चलो ना, खींचो ना, खींचो पकड़ के, इसको अगर खींचोगे, आह टच कर गया। अच्छा से और थोड़ा सा करते हैं, अब बोलो ना, आह, मजा नहीं आया फिर से। रुको ना यार। थोड़ा सा रुको ना, अभी बोलना। चलो, कैसे खींचेंगे? टच कर गया, ठीक है। अभी सुनो इधर। ये देखो यहाँ पे, देखो, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, कल हम पढ़ाए थे ना। देखो, ये जो है, ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको खींच करके कहां तक ले जाना है? सराउंडिंग पे। और जैसे ही सराउंडिंग पे टच किया, उसके कोरेस अरे अरे अरे, देखो देखो, ध्यान दो, नहीं गड़बड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको बोल सकते हैं, ये देखो ना, टी नॉट बी, कल यही दिए थे ना सिंबल। इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट कितना? टी नॉट बी। अच्छा, लेकिन अगर सॉल्यूशन के लिए देखा जाए, तो हमने बोला था सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। ये देखो, फिर से करो, धीरे धीरे। अरे यार देखो ना इधर, उस दिन राज सर बोल रहे थे, क्या बोले थे, कुछ बोले थे वो ना, कैसे चिल्लाता है, बिल्ली बिल्ली बोले थे ना? कुत्ता जैसा, कुत्ता जैसे बोले थे ना। देखो, देखो, ये तुम अगर लॉजिकली देखो, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो आगे आया है। तो कल जो हम स्टेटमेंट पढ़े थे, वो ग्राफ सेट गलत बोल रहा है वो आदमी, सही है। देखो, ये है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ये है बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ मिला? यहाँ। तो कल पढ़े थे ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम बोलोगे इसमें नया क्या पढ़ा है, तो आप बॉइलिंग पॉइंट समझा दिए। अभी आगे उसने छापो मत रे, रुको रे, रुको ना रे, रुको भी, अभी पूरा समझाने दो ना, आगे सुनो। अब आगे हमको फ्रीजिंग करना है ना, तो सुनो, ये है सॉल्वेंट, मान लो लिक्विड सिर्फ पानी है, फ्रीज करना है तो टेम्परेचर क्या करेंगे? डाउन। इस बार ऊपर नहीं सटाएंगे, नीचे खींचेंगे, खींचो ना। देखो, आह, कट गया। जरा देखो तो, कहां पे टच किया है? ये देखो ना, इसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट आएगा। सिमिलरली, ये सॉल्यूशन है, इसको भी पीछे खींचो 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 खींचो, देखो खींच करके ये यहां पे आया, इसका कट मारो तो ये, लेकिन अंतर है, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा बताओ तो? ये सॉल्वेंट का है ना। शेर बाबू देखो ना, ध्यान देना, गड़बड़ा जाएगा। इसका सिंबल कैसे लिखेंगे? टी नॉट एफ, और इसका सिंबल लिखेंगे टी एफ। ये उसी उसी के जैसा है, तुम देख लो बाबू। यहां देखो, सॉल्वेंट था तो टी नॉट बी, और ये सॉल्वेंट है तो टी नॉट एफ। लेकिन मामला तो बदल गया, तुम देखो तो, ये ग्राफ से हो गया, गड़बड़ हो गया मामला। देखो, जब बॉइलिंग पॉइंट था, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में देखो, इसीलिए हेडिंग का नाम क्या है? डिप्रेशन। इससे क्या पता चलता है कि आहा, क्या, आहा, है ना, कि अगर सॉल्वेंट में कुछ डालोगे ना, तो सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या होता है? कम होता है। ये ग्राफ बता रहा है भैया। अच्छा, तो फिर, लेकिन फिर भी है क्या वास्तव में?
जरा देखो, यहाँ पे तो हमने सराउंडिंग के प्रेशर को बराबर कर दिया था, यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है। तो सुनो क्या है, अब थियोरेटिकली समझना। ये पानी है यहाँ पे, इसको फ्रीज कराना है तो इसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, जैसे ही जीरो पे जाएगा फ्रीज होगा। तो जीरो पे होता क्या है ना, अच्छा, पानी का सॉलिड स्टेट को क्या बोलते हैं? आइस। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो सॉलिड होते हैं ना, उनका भी वेपर प्रेशर होता है। तुम लोग ये कैसे हो सकता है, सॉलिड वेपर कैसे बनाएगा? वेपर तो लिक्विड का होता है। लेकिन सॉलिड के बारे में बोला जाता है कि सॉलिड के जो ऊपर का लेयर होता है ना, ऊपर का सरफेस, इसके पार्टिकल यूनिवर्स के साथ, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करके उनके भी पार्टिकल थोड़े थोड़े वेपर में कन्वर्ट होते हैं। प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व बोल रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट होता है माइक्रो लेवल पे। तो बोला जाता है कि सॉलिड का भी वेपर प्रेशर है। तो अगर देखना, ये तीन दो बात है, ये है लिक्विड, और इसका यहाँ है बॉइलिंग पॉइंट और नीचे है फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, जब इससे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, और जैसे ही सराउंडिंग को टच करता है तो बॉयल करना चालू करता है। लेकिन फ्रीजिंग में उल्टा है, इसका टेम्परेचर जब घटाओगे घटाओगे घटाओगे, और जैसे ही जीरो पे आता है तो इसके साथ एक घटना घट जाती है। इसके खुद का जो वेपर प्रेशर था ना, माने लिक्विड पानी का, वो वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? खुद के सॉलिड के बराबर। और पानी का खुद का सॉलिड कौन है? आइस। तो जो आइस का वेपर प्रेशर है ना, उस प्रेशर को जैसे ही लिक्विड का प्रेशर टच करता है ना, ये भी पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। तो उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे अंतर है, फ्रीजिंग पॉइंट में सराउंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इसमें कॉन्सेप्ट किसका है? खुद के सॉलिड स्टेट का। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था ना, ये रिप्रेजेंट करता था सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर। हमने ये दो क्यों बनाया, समझाने के लिए कि अगर ये सॉल्वेंट है तो ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो ये तो समझाने के लिए बस बताया कि सॉल्वेंट का अगर ये है तो सॉल्यूशन का ये है। बात बहुत है कि बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का कम होगा। ग्राफ अपन क्लियर बता रहा है। इतना ही नहीं, और भी सुनो सर। इस गैप को अगर हम ये बोल दें डेल्टा टीबी, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचो तो, यही तो कल पढ़े थे, देखो, ये था टीबी और ये था टी नॉट बी। तो इसी को बोलते हैं ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, ग्राफ से बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ये ग्राफ बना के दे दे और सब प्लॉटिंग करके दे दे, अब बोले ग्राफ से बताओ डेल्टा टीबी कितना है, कुछ नहीं है। इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। तो उसी प्रकार हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? फ्रीजिंग में क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो तो? डेल्टा टीएफ। तो हो गया। तो बस अंतर यही है, यहाँ एलिवेशन है, क्यों बढ़ा है, यहाँ बढ़ा थोड़ी है। देखो ना, ये ज्यादा था, ये कमा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो ये ग्राफ में जो भी तुमको लगता है ऐड करना, ऐड कर लो। अलग अलग कलम से बनाओ तो ज्यादा अच्छा होगा बाबू, न गड़बड़ा गड़बड़ा गया जाओ। अगर तुम इसको अलग अलग रंग नहीं लोगे ना, तो बाद में डाउट हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है इसको अलग लो। ये दोनों को हमने अलग लिया है समझाने के लिए, ताकि अलग अलग बात है, ये अलग है, ये अलग है ना? देख लो अपने हिसाब से। हो गया ना? लिखो ना, छापो। टू इट्स सॉलिड स्टेट।
इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन हो सकता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड, दोनों सेम ही चीज है फ्रीजिंग। ये डेफिनेशन वहां हम देखे थे, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये भी डेफिनेशन हो सकता है वैसे देखा जाए तो, फ्रीजिंग पॉइंट का। ग्राफ जो है ना पूरा बना के अच्छे से सीख लेना, है ना, ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जाता है। कैसे हो गिरिश? पीछे बैठना चालू कर दिया, क्या बात है? अच्छा, बढ़िया है। गाँव सेट एकदम सीरियस हो गया बाबू। हाँ, अब एक बात तुमको बताना, तीसरा ट्विस्ट है, दूसरा ट्विस्ट हो गया ना, तीसरा ट्विस्ट है, थोड़ा बुरा लग सकता है भी कुछ लोगों को। तीसरा ट्विस्ट ये है कि अगले 1 महीना का टारगेट है, जिसके मार्क्स, मैं अपना टारगेट दे रहा हूँ तुमको, पुलकित सर भी बताएंगे, सूर्यकांत सर भी बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं टारगेट दे रहा हूँ 50, हाँ 50। 50 से अगर कम नंबर आपके अगर आए अगले 1 महीना, तुम्हारे पास टाइम है जब तक GT6 नहीं होता है। जिसके भी 50 से कम आए, मैं अपना टारगेट 50 दे रहा हूँ, बाकी सर अपना हिसाब से देख लेंगे, मेरा टारगेट 50 है। तो उसको GT6 के बाद सफलिंग कर दिया जाएगा महा FTV में। B3 में चले जाओगे, ठीक है। ये धमकी नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। हाँ, 50 से कम अगर आए, मतलब ये कब से स्टार्ट हो रहा है, इसी सैटरडे से लागू हो गया, कल से। कल हम लोग का मीटिंग हुआ था, तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें, बहुत सारी चीज बैकग्राउंड में चीज चल रही है, उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। FTV में आपको रहना है, केमिस्ट्री का मैं बोल रहा हूँ, बाकी सर से भी बता देंगे तुमको लोग भी कि क्या उसमें कितना रहना चाहिए। तो 50 मैंने दिया है, 50 मार्क्स केमिस्ट्री में चाहिए, हर टेस्ट में कंटिन्यूअस। 50 से अगर आप कम हुए, एक टेस्ट में भी हुए कम ना, विदाउट एनी रीजन, वो रीजन अच्छा होना चाहिए, फिर पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें भी तो रोज होता है ना। बड़ा रीजन होना चाहिए, बहुत बड़ा, कोई मतलब एकदम ऐसा हो गया कि एकदम TB पकड़ लिया, कैंसर हो गया, तो ठीक, बीमारी खतरनाक कोई हो ना, तो माना जा सकता है। लेकिन तुम लोग को तो रोज यार, कभी किसी को पैर में दर्द होता है, किसी को पीठ में होता है, किसी को कहीं माथा में होता है, तो उससे थोड़ी होगा कि सर हमको माथा में दर्द है इसलिए नंबर का, सबको नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, 50 से अगर आपको कम आया तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसके बाद से कल से लागू हो गया है। तो अभी देख लो, तुम्हारे पास समय, इधर दिसंबर अभी आधा बचा है, और इधर पूरा जनवरी है। तो इस बीच में अगर गड़बड़ाया एक में भी बाबू, तो गया बेटा भीतर, चला गया, है ना। फिर उसके बाद खत्म, जा, फिर भीतर, भीतरी में चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए हाँ, तो ये है। तो अभी क्या है, FTV को थोड़ा अभी वो किया जा रहा है, और इसको थोड़ा वो, इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर करना, है ना, और अच्छा करना, ताकि आगे की जो पढ़ाई है ना थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, आगे और लेवल हाई करना है FTV में। तो इसलिए इसमें वैसे ही बच्चे को रखो जो एडजस्ट कर पा रहे हैं, फालतू में रख करके क्योंकि दिक्कत होता है ना, स्पीड करो तो फिर बाद में बोलते हैं अगर सर समझ में नहीं आया या ज्यादा हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप नीचे के बैच में रहो जहाँ स्लो पढ़ाए जाएंगे, ऐसा पढ़ा तो सब जगह एक ही आदमी रहे। तो इसीलिए ऐसा हम लोग निर्णय लिए हैं। तो तुम लोग देख लो अपने हिसाब से, जिसका थोड़ा डाउन जा रहा है तो बेहतर है, मेहनत करो। कुल मिला के ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हाँ सर आप निकालना चाहते हो, निकालना नहीं चाहते हैं भैया, तुम आ गए हो यहीं पे रहो, लेकिन अपने को नंबर चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो तुम लाओ 50, जबकि मैं तो 50 ही बोल रहा हूँ। हर टेस्ट में केमिस्ट्री में 50 ही रहेगा, है ना, चाहे सर सागर सर भी आ जाएंगे तो 50, उनका में ज्यादा होगा क्योंकि इनऑर्गेनिक आसान पड़ता है, उसमें गलतियां कम होती है ना। तो ऐसा है, मेरा जब तक चल रहा है फिजिकल में 50, है ना। चलो भैया, तो ये तो हो गया तुम्हारा टेम्परेचर एट विच द सॉलिड, हाँ ओके ठीक है। अच्छा, कल हम पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी फैक्टर था, तो फैक्टर इसमें भी है, लिखो फैक्टर। तो जिसका कम आ रहा है, कुछ लोग का आ रहा है कम, मैं देखा हूं ना, है ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अपने समझ लो। फैक्टर इफेक्टिव आई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
फ्रीजिंग पॉइंट का, तो तुम्हारे बात बताओ, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट के फैक्टर में सिर्फ एक ही फैक्टर है। पहला कर रहा है, पहला में चार था, किस में चार था, आरएलवीपी में, एलिवेशन में तीन, और वो भी खत्म हो गया। अब कितना बचा, एक। तो एक कौन है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए ना, कि एक ही क्यों है ये पता करके आना, बताना मेरे को, जिसको आंसर मिल जाए उसका। एक ही क्यों है, बाकी फैक्टर इसमें, एलिवेशन में तीन था, तो बाकी दो फैक्टर इसमें क्यों नहीं लगा, तुम थोड़ा दिमाग पर जोर देना, कंपैरिजन करके पता चल जाएगा। इसमें एक ही फैक्टर है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। कैसा वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, एक ही फैक्टर है बाबू। चलो, डिब्बा, क्या है, डिब्बा, डिब्बा में डालो नमक, नमक कैसी है, गोरी है, है? देखो इधर, ये है पानी, पानी नहीं है, कोई एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, है ना? ठीक है। इसके बाद एक और डब्बा ले लेते हैं, और इस डब्बे में डाल देते हैं पानी नमक का घोल, इसको बोलते हैं नमकीन घोल। कैसा घोल है, बहुत नमकीन है, एने, है ना, आई, सॉल्ट एंड वाटर, नमक पानी का घोल है, इसको पी लो, नींबू निचोड़ करके, है ना, शक्कर और इसमें थोड़ा और डाल सकते हो। ये द्वैत क्या क्या मैसेज करता है यार, यही सब मैसेज मत करो बाबू, बुरा लग रहा है मेरे को। आए, आए रिमूव कर देंगे तुमको बेटा कहीं का। देखो। देखो, इसका, किसका, इसका, टी नॉट एफ इज रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ए बटर कहाँ से आ गया, वाटर, बटर मैंने क्या होता है, मक्खन, और ये है टी एफ। एक इसमें गड़बड़ हो गया, डबल टी हो गया, वाटर हो गया, वाटर। हे। यूं यूं जो कर, कैसे कर, ये पता है, यूं यूं पता है कौन करते हैं, कभी तुम गांव में रहे हो, तो जब कुत्ता बच्चा देता है ना, तो छोटा जो बच्चा होता है कुत्ता का, एकदम छोटा सा, वो ऐसी करता है, उसको पप्पी बोलते हैं ना, पप्पी, कुछ तो पप्पी बोलते हैं कि कुछ तो बोलते हैं, पप्पी नहीं नहीं बोलते हैं यार, किटन बोलते हैं ना, किटन किसे बोलेंगे? अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, पप्पी, हाँ पप्पी बोलेंगे, पप्पी, पापी नहीं, पप्पी। हाँ, क्या बोल रहा है रे, हैं? क्या बोल रही, देखो, तो देखो बाबू, ये है, हाँ लिखो लिखो ना, हमको लगता है ना क्लास में बेंच नहीं होना चाहिए, दर्री होना चाहिए। है ना, दर्री, दर्री, दर्री समझते हो ना, कारपेट, बैठ करके पढ़ो, मन करे सो जाओ। है ना, लेट करके पढ़ सकते भी हो, ऐसा होना चाहिए सिस्टम ना, अच्छा रहता। हम लोग ही पढ़ाते लेट करके। है ना? है ना, कंपेयर करो पिछले से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से तुमको कंपेयर होगा। हमने इसको बोला था टी नॉट बी, देखो, सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का बोला था टी बी, यहाँ है टी नॉट एफ, यहाँ क्या है, टी एफ, सब कुछ सेम जा रहा है। अभी ग्राफ से पता चला कि ये जो टी नॉट एफ है ना, ये बड़ा है टीएफ से, उल्टा है, पहले टीबी बड़ा होता था बॉइलिंग में, यहाँ यही वाला बड़ा है क्योंकि घट गया यहाँ पे,
तो इसलिए टॉपिक का नाम पड़ा क्या, डिप्रेशन। तो चलो अब आगे चलते हैं, लॉ वगैरह इसमें भी आएगा, एक अब टॉपिक ही समाप्त हो रहा है अगला। तो हम लिखेंगे फटाफट इसका मैथमेटिक्स करते हैं, समझाना था, हो गया खत्म। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको कैसे लिखेंगे बताओ। टी नॉट ए, यहां बहुत अच्छा से देखना, ये बाप रे बाप एकदम गलती हो जाएगा। वहां था टीबी माइनस टी नॉट बी, यहां उल्टा है देखो। हाँ मतलब पहले इसमें लिखना है तुमको उसका सॉल्वेंट का, है ना, इस सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा उधर बोले थे डेल्टा टीवी, तो यहां क्या लिखेंगे बोलो तो, डेल्टा टी एफ, है ना? सब ऐसे चल रहा है, कुछ अंतर नहीं है। वहां भी पढ़े थे राउल्ट्स लॉ, तो यहां भी क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। तो यहां भी लिखेंगे नीचे राउलटस, राउल्टस लॉ ऑफ। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिखते हैं डीएफपी, डीएपी नहीं, डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सब कुछ सेम है भैया, वहां था डेल्टा टीवी डायरेक्टली, यहां लिखेंगे डेल्टा टीएफ डायरेक्टली, सब कुछ सेम है, नो चेंज। वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट आया था, उसका नाम किसी को याद है क्या, अरे उसका कांस्टेंट का नाम क्या था, केबी, मोलाल एलिवेशन, एक और दूसरा भी नाम था, बुल्लियो, बुल्लू नहीं, ई बुल्लियो, ई, यहां होता है के एफ, और यहां के एफ का नाम कुछ और है देखो, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन। और यहां भी दूसरा नाम है, इबुलियो नहीं है। अच्छा यहां बुल था, यहाँ काउ कर दे क्या, ई बुलियो, तो बुल की जगह काउ कर देते हैं, ऐसा नहीं है, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक, क्रायो बोलो ना, क्रायो, तो कैसे बोल रहा है, अरे मुंह से बोलना है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दो ही नाम है इसका, उसमें भी दो था, इसमें भी दो है। और तो जल्दी लिखो ना, लिखना है सिर्फ, इधर कुछ है नहीं, सेम ही है। और खोलते हैं इसको, आई 11:23 हो गया, अरे बाबू। आयुष विकास पोखरकर नहीं आया क्या, एब्सेंट है। आज किसके किसके पेरेंट्स आने वाले हैं, ओके एक दो, और इधर से कोई, तुम लोगों के पेरेंट्स नहीं आने वाले हैं, सबका आ गए हैं खत्म। तो किसी को पेरेंट्स से कुछ बुलवाना है तो मेरे को बोल देना, मान लो कुछ तुम पेरेंट्स को बोल नहीं पाते हो, मान लो तुमको शादी वगैरह करना हो, ठीक है, तो हम बोल देंगे देखिए इसका शादी सेट कर दीजिए, पढ़ाई इसका हो गया है लगभग, है ना रोहित बाबू। हैं? नाना किधर है, बोलना, वचन कौन है, अच्छा, बोल वचन, नहीं दिख रहा है, हम्म, हाँ बोलना, इसको और खोलते हैं, इसको लिखेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ के एफ एम, फिर टी एफ। अब ये जो मैं लिखा ना, ये कितने लोगों को ही जम रहा है, हम ये कैसे लिखा होगा,
कैसे कैसे जमा बताओ। तो तुमको पता है कि ऐसा जब जब जिंदगी में होता है इसके आगे कुछ तो होता है। हाँ। तो इसमें ये बाई है, कौन है? और ये बाई की कौन है? ये बाई की एक्स है। और ये बाई की कौन है? सी है। कॉन्सेप्ट। हाँ तो ठीक। यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूं, एम एक्स। और ये बाई की कौन है? सी है। इनका ग्राफ हम बना सकते हैं एकदम तगड़ा ग्राफ बनाते हैं। और बनाते हैं। तो दो एक्सिस लेंगे। इधर किसको लेंगे? टीएफ को। इधर लेंगे एम को। और लेंगे। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे। इसका स्लोप कैसा होगा बोलो ना? माइनस केफ। इंटरसेप्ट क्या होगा बोलो? टी नॉट एफ। चिपकाओ। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके, है ना। ऊपर उसका ग्राफ एकदम ऐसे था, ये ऐसे है। तो दोनों को मिला दोगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ये ऊपर वाला बॉइलिंग और नीचे जाएगा फ्रीजिंग, है ना। तो यही है, बत्तख के मुंह कुछ ऐसा ऐसा है। ऐसा है, ठीक है। बत्तख का मुंह देखो ऐसे ऐसे वैसे खोलता है, ऐसे खाना रहेगा तो खोलेगा फिर ऐसे बंद कर देगा, है ना। अच्छा, बत्तख वैसे खाता क्या है? मछली। जैसे वो तुम लोग देखे होगे ना। अरे वो पानी में जो मछली को ध्यान से देख के चलता है वो बत्तख होता है ना, क्या होता है? बगुला होता है एगो, लेकिन उजला वो भी होता है, तुम देखे हो। व्हाइट कलर के होते हैं, बगुला भी उजला होता है और बत्तख भी उजला होता है, दोनों का जीन जो है सेम है ना। आए। ठीक है। क्या दिक्कत है? नहीं दिख रहा है? खड़ा होकर लिखो। बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टी एफ। डिप्रेशन। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बांगर लिख नहीं रहा है लगता, लिख रहे हो? अच्छा, लिख के खत्म कर दिया। इसका यूनिट वगैरह सेम ही होगा, हमें नहीं लगता पढ़ाने की अलग से लिखने की जरूरत है। जैसे केवी है वैसे केफ है, यूनिट सेम होगा, कल केल्विन केजी पर मोल। तो कुछ अलग एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। डेफिनेशन भी वही होगा ना। जो कल का डेफिनेशन था सेम डेफिनेशन रहेगा। जो केवी का डेफिनेशन है वही केव का होता है, वहां खाली फ्रीजिंग कर देना है, तो उसको लिखना फालतू काम है। हाँ, एक खाली फॉर्मूला है जिसको हमको लिखना पड़ेगा। एक कल तुम देखे होगे हमने कुछ एक भयंकर सा फॉर्मूला लिखा था कि केएफ निकालने का टेक्निक है, एम आर टी स्क्वायर बाई। ये नहीं लिखा था क्या? है ना, हाँ। 1000। वहां डेल्टा एच बाप था ना, या बाप नहीं है? बेटा नहीं है। फ्यूजन है, फ्यूजन। क्यों फ्यूजन है? क्योंकि फ्रीजिंग हो रहा है। ये फार्मूला लिख लो। एम रिप्रेजेंट करता है मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। आर टी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच फ्यूजन कन्फ्यूजन। हिट ऑफ फ्यूजन। हिट ऑफ फ्यूजन का यूनिट पता है? जूल पर मॉल। बोलना। आई। ये मोललिटी है, आए। अच्छा, ऊपर वाला ना, ये फिर भी वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है यार। तो कल में कौन था? कल कल हमने क्या लिखा था? मोलिटी होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मोलिटी है। सेम ही है ना, सब कुछ सेम है। कोई अंतर नहीं है। तो जैसे के भी था वैसा ही केव भी है, ऐसा। लिख ही रहे हो तो एक और इसमें लिख ही लो। कंपेयर करके लिखा रहा हूं। तो कल हमने के भी नहीं लिखना, मत लिखो ना, जाओ। मत, नहीं नहीं। नहीं लिखेंगे, मत लिखो ना। डेल्टा एच
वेपराइजेशन मत लिखो हैं? और अभी हम पढ़ा इधर केफ, एम आर टी डेल्टा एच फ्यूजन। और देखो, और इसमें बढ़िया बात बताता हूं, तुम लोग ये तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं सर, थोड़ा अच्छा कुछ करिए ना। आओ ना करते हैं। RT स्क्वायर, ए बाबू देखो ना, एल बॉइलिंग है तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, एल भी से याद आओ, ठीक है। केफ, RT स्क्वायर, RT स्क्वायर बाई 1000 LF। तुम बोलोगे ये कुछ तो हो रहा है जिंदगी में, ये दोनों में कुछ तो कॉमन है, कुछ नहीं भी है। हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या किया है कि M/ΔH बाप के जगह पे हमने लिख दिया है 1/LV। तुम गौर से देखो, ध्यान से देखो, और यहां पे भी हमने वही काम किया है। M/ΔH फ्यूजन के जगह किसको लिख दिया है? 1/LF। लेकिन तू बोलोगे LF और LV क्या है जी? तो चलो इस बात में तुमको क्लैरिटी देता हूं, लिखना। LV रिप्रेजेंट करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपो, वेपो वेपो। और इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल पर ग्राम। ये बहुत खतरनाक बात है, अगर तुम भूला यूनिट ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस फॉर्मूले के अंदर ही सब डिराइव किया गया फॉर्मूला है। यहाँ हीट ऑफ वेपर, ए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस में लेना है? जूल पर ग्राम में, मोल नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ डेलेज बाप का यूनिट अलग था, देखो क्या था? जूल पर मोल था। यही सब तो यूनिट भुलाएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनता है, ये जरूर लिखना। उसी प्रकार यहां लिखो, LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसका भी यूनिट क्या लेना है? जूल पर ग्राम। तो तुम बोलोगे कि सर कि क्यों बढ़ाया आपने? इसीलिए बढ़ाया कि अगर डेल्टा H VAP क्वेश्चन में नहीं देगा ना, तो उसके जगह तुमको देगा लेटेंट हीट, तो इसको ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला है ना? तो इधर से सवाल आते हैं परीक्षा में, तो हमको ध्यान रखना है, तो हमने दोनों को एक साथ कंपेयर करके लिख दिया। एक काम करें, है ये दोनों को भाग दे दे क्या? एक नया देखो आइटम मिलेगा। केवी और केव को डिवाइड करके देखते हैं, कुछ तो होगा। देखो तो, इसको लिखो पूरा, RT स्क्वायर बाई 1000 टाइम्स LV। नीचे लो, RT स्क्वायर बाई 1000 टाइम्स LF। देखो एकदम खूबसूरत, एकदम बढ़िया हॉट सा फॉर्मूला है, देखो ना। हाँ देखो ना, देखो ना, देखो। तो केवी अपॉन केएफ इज इक्वल टू LF अपॉन, देखो ये परीक्षा में यहां से डायरेक्ट सवाल आएगा। डायरेक्ट दोनों के रेशियो से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन का रेशियो बता सकते हैं। तो ये सब सवाल आता है, लोगों को दिमाग नहीं काम करता, कहां से आ गया? ये सब पॉसिबिलिटी है। इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन 2027। आई एम राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन है ना, अभी फिलहाल के लिए राइट है। हाँ हाँ, कौन कर रहा है रे? बच्चा आ रहा है क्या? हाँ कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? ऐसे करते हैं। ए, लिखने में ध्यान दो ना, इसे पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम लोग मकर संक्रांति में घर जाओगे क्या? उस आए, उसमें तो जाना ही चाहिए। छुट्टी है क्या? ऐसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, ऑफिशियली छुट्टी नहीं है। बहुत दुख है। अरे इधर ही लगता है कुछ खिलाया जाएगा। आए, दही चूड़ा खाते हैं क्या हम लोग? क्या पता क्या कहते हैं बिहार में? बताता हूँ, बिहार में मकर संक्रांति पे दही, दूध, चिवड़ा, ची बूढ़ा ना, किसी बोले ची उड़ा, पोहा, पोहा बोलो छोटो, पोहा, ठीक है। हाँ, और उसके साथ तिल खाते हैं, तिल, तिल है ना, वो खाया जाता है।
हाँ हाँ वही वही वही। नहीं। तिड़ुड़। तिलकुट। ति, 3 गुण। तिड़गुड़। तिड़गुड़ क्या होता है? तिल का बना होता है। तिल और गुड़ को मिला के बनाते हैं, उसको तिड़गुड़ बोलते हैं। अब मान लो चीनी का है तो तिल चीनी। चीनी का नहीं होता है। बढ़िया है। तो ये सब खाना चाहिए, ये सब खाने से बहुत अच्छा रहता है। हाँ यहाँ इसीलिए होता है। ये तो मंडल है। आई। तो ये फाइनल बात लिख लो, इससे हम लोग को इतना तो पता चल गया कि फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये कल वाला और आज का एक कंक्लूजन हो गया। ये सेकंड भी खत्म होता है। अब इसके सवाल दो चार देख लेते हैं फटाफट। आओ सुने। कैलकुलेट द मोलालिटी इफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.15, kf is 0.18। थीटा डाल है। बनाओ तो जी। सोचो तो कैसे करोगे। हाँ बोलना। ये चैप्टर कब खत्म होगा? कब खत्म करना है बोलो ना। ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट हफ्ते, अगले वीक में, सैटरडे को। उसके बाद सागर सर आएंगे। हरे राम हरे राम। तो सुनो ना, ये इसका नाम भुला गया। तो तुम उधर क्या क्या पढ़ के आए B3 से? तुम लोग लिखो ना यार, B3 से क्या क्या पढ़ के आए। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन भी ना? पूरा पढ़ के आया ना? पूरा ना? आधा क्या? अच्छा फिजिक्स में कॉमन है क्या? ले- इधर, इधर थर्मल एक्सपेंशन फिर से पढ़ाया जाएगा? अभी? अच्छा चल रहा है। क्योंकि फिर तुम्हारा एक लफड़ा लेकिन रह गया। मैं अब उधर जा रहा हूँ। तो तुम्हारा थर्मो का क्या करोगे फिर? क्योंकि अभी तो मैं वहां थर्मो चालू करूंगा। क्योंकि हाँ रिकॉर्डेड हो। ऐसा क्या? हाँ तो रिकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो मेरे को बताओ, फिर उसमें अगर कहीं दिक्कत आता है तो, अगर रिकॉर्डिंग से कर रहे हो तो चलेगा। पढ़ाया तो सब जगह सेम ही है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आए। तो ये वाला दिया है ना रे, 0.15। और ये वाला भी दिया है, एम पूछा है। तो एम कैसे निकाल देंगे? 0.15/0.18। 15/18। 5 और 3 है 6। 5/6 कितना होता है? 0.83। 8 होगा ना?
3। अच्छा, if an aqueous solution aqueous solution of NaCl freezes at freezes at -10 degrees Celsius, then find molality of solution। केएफ का वैल्यू तुमको दिया है, कुछ मान लो नहीं से उठपटांग कुछ भी। माइनस है बाबू, संभल के देखते हैं। समझना पड़ेगा फॉर्मूले को अच्छे से। सॉल्यूशन पॉइंट -10 है, तो बताओ सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी। केएफ दिया है, फॉर्मूली अपने पास लिखा है डेल्टा टीएफ केएफएम। डेल्टा टीएफ को खोलोगे ना तो तुमको कुछ पता चलेगा कैसे काम करना चाहिए। बताना, करके देखो, करो ना। जीत आई। सॉल्वेंट का क्या पकड़ना है, क्या पकड़ना है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट है कौन, कौन है सॉल्वेंट, पढ़ो तो क्वेश्चन से पता चल रहा है। हाँ, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। वो लिखना लिखा थोड़ी रहेगा, खुद से सोचना पड़ता है कि 0 में। ऐसा लिखा नहीं रहता है भैया, तुमको सोचना पड़ेगा। बोलो चोपड़े, हुआ करना। 10 की पावर 4/180, इसका मतलब क्या होता है। 53 पॉइंट। अब कैसे मैंने चालू कैसे किया ये देखना पड़ेगा ना पहले। महत्वपूर्ण तो यहाँ ये है कि चालू कैसे कर रहे हो। पहले इसको तो खोलना पड़ेगा, तब कुछ पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। ये किसका होता है, सॉल्वेंट का। पानी है तो कितना होगा, 0। 100, 100 बोल रहा है। फ्रीजिंग है ना रे, 0 होगा। और ये कितना है, ये माइनस परंपरा से है, अब माइनस पहले से भी था। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि इसको केल्विन में करके लें, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। उधर आया था थर्मोडायनेमिक्स में कि डिफरेंस को केल्विन में भी रखोगे तो आंसर सेम ही आएगा, रख के देख लो। इसका 273 उसका कितना होगा बोलो। हाँ, तो बात तो बराबर ही जाएगा ना। तो हमें लगता है चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। केएफ की जगह रख दो 0.186, एम निकालो। तो एम आ गया 10/0.186, जो आएगा ये आंसर है। बाय। धुरंधर देख लिया, कितने लोगों ने देखा धुरंधर। धुरंधर आए, अक्षय खन्ना का है ना। अक्षय खन्ना ही हीरो बन गया यार, उल्टा हो गया। आए, क्योंकि मूवी हिट किया उसी की वजह से। एक्टर मेन को कौन है, वो है ना। तो उसको कोई तो देख ही नहीं रहा है, सब अक्षय खन्ना को देखने के लिए जा रहा है थिएटर में लोग। अब पता है उसका बाल नहीं है, लेकिन उसने नकली बाल लगा के किया है, फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो यही बात है। इसको बोलते हैं जिंदगी में ध्यान रखना, तुमको सफल होना है ना, तो 3 चीजें साथ में रहनी चाहिए। लक, लेबर और चांस। अगर कभी कभी चांस, पता है ना, लक लेबर चांस, LLC, LLC। लक LIC नहीं, LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो लक लेबर चांस, कभी कभी तुम मेहनत करोगे फिर भी सफलता नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लक साथ नहीं देगा। तीनों साथ देना चाहिए। तुम्हारा अगर मेहनत है
और चांस होना चाहिए, चांस समझते हो ना, पर्टिकुलर माहौल एकदम बना हुआ, हथौड़ा गर्म है ना, वैसा। तब ये तीन चीज सफलता के लिए जरूरत है। अक्षय खन्ना पता है, वैसा था एक्टर, मतलब बॉलीवुड के सारे उसके फिल्म फ्लॉप रहे हैं पुराने, कोई जानते भी नहीं थे। बहुत सारे लोग तो अब जाने होंगे जब ये मूवी आया है ना, बहुत पुराना एक्टर था। लेकिन देखो उसके जीवन में जो मेहनत किए थे ना, एक इत्तेफाक ऐसा छावा में भी था ना, लेकिन उतना पॉपुलर वो एक्टर नहीं बना यार, छावा का एक्टर पॉपुलर था। लेकिन ये इसमें उल्टा हो गया, वो गुंडा का रोल किया है ना, और यहाँ वही गुंडा ही एक्टर बन गया। हाँ, ऐसा विलेन है। डकैत क्या नाम है उसका? रहमान डकैत। हाँ, रहमान डकैत। बढ़िया है। तो एक सब है भैया, समझ लो। अब जो तुमको आगे बताने जा रहा हूं ना, चलो थोड़ा रसिया चलते हैं। हाँ, देखो, रसिया में क्या होता है, चांद बोल रहा है, बहुत ठंड पड़ती है। अभी सुनो, अभी देखो ना, ठंड पड़ता है, ये लोग देखो ठंड से बहुत चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा जिंदगी में। तो तुम रसिया में जब जाओगे, तो तुम वहां देखोगे, क्या देखोगे? नहीं, वहां तुमको रोड दिखेगा, क्या दिखेगा? रोड। और रोड पे क्या चलता है? चांस बोल रहा है, रोड पे कार चलता है। तो जरा सुनना, अभी महीना चल रहा है कैसा? दिसंबर। यूरोपियन कंट्री में ऐसा बोला जाता है, बोला जाता नहीं, सही है, वहां पूरे साल 365 दिन ठंड ही पड़ती है। पता है ना, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, उधर ठंड बहुत ज्यादा पड़ता है, और अगर ठंड का मौसम है तो बहुत ज्यादा ही पड़ेगा। वहां एक प्रॉब्लम क्या है, पूरा कहानी सुनना ध्यान से। जब बहुत ठंड पड़ती है तो वहां के जो रोड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से रोड पे बहुत बर्फ जमने लगता है। इंडिया में रह करके महसूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेट है। यहाँ पे हाँ, उधर हो शायद होता है ना, अगर ऊपर जाओगे ना, ऊपर में चढ़ोगे, नॉर्थ में चढ़ोगे ना, तो उधर देखोगे, देखोगे तुमको मिलेगा। अदरवाइज महाराष्ट्र में तो कभी नहीं मिलेगा, यहाँ का तो टेम्परेचर ही हमेशा गर्मी रहता है ना। तो सुनो, तो दिक्कत क्या है भाई बाबू, सुनो ना। तो अगर मान लो, देखो, अगर रोड पे बर्फ जम गया, मान लो ये रोड है, क्या है, ठीक है, ये यूएसए का रोड है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इस रोड के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, क्या जमा हुआ है? बर्फ। और हम इधर से कोई कार लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये कार साइलेंसर है कार का, ठीक है, ठीक है। ठीक है। देखो इधर, ये कार है, ठीक है। कार की कंपनी कौन सा ले ले, महिंद्रा कंपनी का कार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महिंद्रा कंपनी का कार है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कंपनी, माइलेज बहुत अच्छा देता है, ठीक है ना। अब सुनो, अब जरा सुनना, जब ये कार रोड पे जाएगा, तो ड्राइवर को दिखेगा कि यार इधर तो एकदम बर्फ का ब्लॉकेज बना हुआ है। तो ड्राइवर को आगे जाने के दो तरीके, पहला तरीका है कि जेसीबी बुलाओ, और जेसीबी बुला करके ये बर्फ को उखड़वाओ। पता चलेगा जब तक जेसीबी एक साइड से बर्फ उखाड़ करके आगे जाएगा, पीछे फिर से बर्फ जम जाएगा। एक तरीका तो ये था, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा करो कमाल ना, कि एग्जॉस्ट से उड़ जाएगा, इतना पावर एग्जॉस्ट में है। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि कुछ ऐसा काम करो ना कि ये जो बर्फ है, ये हट जाए वहां से, पिघल जाए, ऐसा बोले तो उसके लिए कई लोगों को पता होगा, बाहर के देशों में ट्रक के ट्रक भर भर करके नमक छिड़का जाता है। जब नमक छिड़कते हैं ना, तो ये बर्फ पिघल जाता है, और फिर आराम से महिंद्रा का कार जा सकता है। महिंद्रा का दूसरा भी कंपनी हो भी जा सकता है। सवाल है सर, ये बर्फ को, इसमें जब नमक हमने छिड़का ऊपर से, ये नमक करता क्या है, ये क्वेश्चन है। नहीं बढ़ाता नहीं, सोचो, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट से कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। देखो मैं समझाता हूं। अभी हम जिस देश की चर्चा कर रहे हैं, ये देश है ऊसा। कौन देश है? उ, ऊसा है, रसिया ले लें, है ना, रसिया है। अभी यहाँ पे बहुत ठंड है। हम ये मान करके चलते हैं कि अभी तापमान चल रही है कितनी, -10 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही तुम नमक छिड़कते हो ना इसके ऊपर, तो क्या नमक छिड़कने से गर्मी बढ़ जाता है क्या?
अरे भैया, अगर बर्फ पिघला है तो नॉर्मल लॉजिक तो यही लगता है कि नमक छिड़कने से गर्म हो जाता होगा बर्फ, इसलिए ऐसा लेकिन नहीं है। नमक छिड़कने से गर्मी नहीं बढ़ती है, फिर बर्फ पिघला क्यों? हाँ, जो बर्फ जीरो पे फ्रीज करता है, -10 पर, तो बर्फ एकदम फ्रीज होकर एकदम हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, स्ट्रांग। तुम जैसे ही इसके ऊपर नमक छिड़कते हो ना, ये बर्फ जो -10 पे फ्रीज किया हुआ है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट डाउन करके -40 डिग्री सेल्सियस कर देता है। अब जरा सोचो, -40 कर दिया ना, -40 तो नहीं है जाएगा तापमान, ऐसा थोड़ी है, इतना जाएगा साला आदमी मर जाएगा सब, है ना, -40 तो जा ही नहीं सकता है। तो जैसे ही हम छिड़कते हैं नमक, तो ये टेम्परेचर इसका -40, मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ना कि अब अगर -40 टेम्परेचर होगा ना, तब ये बर्फ बनेगा, अभी ये पानी ही रहेगा। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी एग्जिस्ट करता है। उसका कारण है नमक, यानी नमक ने काम किया। क्या काम किया? फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दिया। इसीलिए नमक को बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? ये तो नमक की बात हुआ। अब थोड़ा कार तुम लोग देखे हो, 4 चक्का होता है, उजला कलर का होता है, महिंद्रा कंपनी का कार, ठीक है। चलो देखो, ये दिखाते हैं। लगा है ये, आए, देखो, सुनो इधर, कार रेडिएटर। कार रेडिएटर तुम लोग को पता है क्या? ऐसा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा। अरे ट्रैक्टर में भी होता है, गांव में कभी हार्वेस्टिंग होगा, तुम देखते हो ना, गांव में हार्वेस्टिंग होता है, ट्रैक्टर वाले लोग आए का खोपड़ी खोल देते हैं और उसमें पानी डालते हैं, क्यों? इंजन गर्म होने लगता है। तो जहां पानी डालते हैं ना, पानी इसी में डालते हैं, ऐसा ही होता है, जालीदार ऐसे ऐसा बना हुआ होता है। और ट्रैक्टर के आगे से ही दिखता है, देखो ना, ट्रैक्टर के आगे से देखोगे ना फेस में, तो ये दिखता है। इसको कार, अब आगे ही होता है, और कार में भी इंजन के पास लगा होता है। ये रेडिएटर में पानी भरते हैं, अगर ये गर्म हो जाता है ना, तो इंजन सीज कर सकता है। गर्म हो गया तो इसमें हमेशा ठंडा पानी भरना पड़ता है। लेकिन अब समस्या इंडिया में कोई समस्या नहीं है, समस्या है इंडिया से बाहर में। देखो कहां है। जैसे कि अब रसिया की बात हम कर रहे थे, महिंद्रा के कार को रसिया में ले चलो। अब रसिया में ठंडा बहुत ज्यादा है, अभी हमने देखा। अब जब बहुत ठंडा होगा, तुम इसमें पानी भरोगे तो बर्फ बन जाएगा, तो इंजन खराब हो जाएगा ना। अरे भैया, इसमें बर्फ भरने के लिए थोड़ी ना दिया इस कंपनी, कंपनी दिया है पानी भरने के लिए, तुम बर्फ है इसमें जमा दिए। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है? कुछ ऐसा करो ना, कुछ केमिकल डालो, मतलब पानी अगर तो भर रहे हो ना, तो पानी में कुछ केमिकल घोल के डालो, जो पानी को फ्रीज होने न दे। उसको बोलते हैं कूलेंट। क्या बोलते हैं? कूलेंट। और उस कूलेंट का नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कूलेंट है, ये सब पढ़, अभी लिखवाएंगे तुम लोग को। इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल नाम की केमिकल आती है। जब उसको पानी के साथ हम मिला करके डाल देते हैं, तो जो पानी फ्रीज हो रहा था ना, -10 पे मान लो फ्रीज हो गया, बर्फ बन गया, वो जैसे घोल के डालोगे ना, बर्फ बनेगा नहीं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देगा? कम कर देगा, -40 -50 पे जाके बनेगा, जो कि उतना पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे हम वो समझाया तुमको नमक वाला, यहां भी आता है। तो परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि कार के रेडिएटर में कूलेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। सिंपल है कि कूलेंट डालने से जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होती है ना पानी की, वो क्या होती है? घट जाती है। बहुत ज्यादा घट जाता है तो बर्फ जल्दी बनेगा नहीं, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, नहीं तो कार की जो इंजन है ना, वो सीज कर जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो इसके एप्लीकेशन है, दो चार बात इसमें खाली लिख लो, खत्म। तो लिख लो भाई, हो गया, बस लिख देता हूँ इसी में हैशटैग लगा करके। एंटी आंटी फ्रीजिंग एजेंट किसकी एजेंट है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। लिखो, एंटी फ्रीजिंग एजेंट helps in decreasing the freezing point of water. It prevents to freeze the water at 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। और अरे ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखो, ई लाइन मत लिखो। एग्जाम्पल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला लिख लेना,
CH2OH, CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। और भी एग्जांपल है, NaCl भी हो सकता है ना। एक और भी होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, कोल 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 कोल, है ना। CH2OH, CH, दो एक तीन दो दो, हाँ ठीक है, CH2OH, है ना। ये वाला पॉइजनस होता है, पॉइजनस, ये नॉन पॉइजनस होता है। तो आजकल जो कार बनाने वाली कंपनियां है ना, वो इथाइलिन ग्लाइकोल यूज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि मान लो कहीं गैराज में इसको खोला गया और कोई कुत्ता आकर के चाट गया, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना, वो मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। हाँ। अब बोल रहा है किसने टेस्ट किया है, कुत्ता से जाके पूछना पड़ेगा, है ना। तो टेस्ट इसका है ना, तो मीठा होता है, तो कुत्ता को चाटने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मर जाता है ऐसा। तो आजकल जो कंपनियां है ना, वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बनाना चालू की है। ये जहरीला नहीं होता, इसको चाट सकते हो। ठीक है, समझ लो। समझ में आया? तो इसीलिए, तो हाँ, बत्तख का तो कुछ नहीं होगा, बत्तख तो वो भी चाट सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल में। क्योंकि बत्तख को चाट करके उड़ जाना है ना। क्या चाट चाट कर बोल रहा है यार फालतू में, है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये दो तरह के एंटी फ्रीजिंग एजेंट होते हैं। इसका काम करते हैं, प्रिवेंशन करता है। तो ये तुम्हारा हमने तीन निपटा दिया बाबू। कल रहा NaCl, है ना, नमक। नमक एंटी फ्रीजिंग है, रोड पे छिड़काव किए, अभी अभी कुछ देर पहले छिड़के थे, है ना। अभी छिड़के हैं, बुला गया ये, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा। इसके बाद बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट है। तो कल, सुनो, कल का एग्जाम थर्मोडायनेमिक्स है, ऑलरेडी कई बार पढ़े हैं। आए, कौन सा? सब कुछ, कुछ भी आ सकता है थर्मो में, कुछ भी। और तो कल थर्मो का पेपर है, और थर्मो हम बहुत दिन पहले पढ़ाए हैं। कल की सैटरडे में के क्लास में पढ़ाई होगा सीधा सीधा, क्योंकि हमें स्विच करना है एक हफ्ते बाद। तो हम कल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। इसको पढ़ा करके कल तुमको भेजेंगे DPP। सैटरडे संडे को सॉल्व करना है, मंडे को डिस्कशन होगा। ये चैप्टर यहाँ पे 60 से 70% खत्म हो जाता है, 30% बच्चे हैं जो अगले वीक में हो जाएगा। चैप्टर बहुत छोटा था, इसके बाद कुछ बचा नहीं, छोटा सा बचा हुआ है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, पानी वगैरह पी लो।